हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 3 फरवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मैक्सिको, कनाडा और चीन पे लगाया गया टैरिफ और उसके विरुद्ध जो है उनकी जो देशों पर टैरिफ लगाया गया है और किसी और की भी जो प्रतिक्रिया होगी उसको समझेंगे। ठीक है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी तो उसका जो खामियाजा होगा वो टैरिफ को बढ़ा के हम लेंगे। ठीक है। दूसरा समाचार है कि जो बजट है, बजट में हमारे परमाणु ऊर्जा के लिए, स्वच्छ परमाणु ऊर्जा के विकास को लेकर जो है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर उसको विकास पे, उसके रिसर्च और डेवलपमेंट और उसके विकास पे बल है और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए भी लक्ष्य तय किया गया है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। और जैसे बता दूं कि बजट को एक साथ, हालांकि उसके संक्षेप में तो मैंने बता दिया है, डिटेल में एक एक पहलू को ऐसे ही एक दो न्यूज इधर उधर का रहेगा और एक उसमें बजट के न्यूज में आगे तक जितना भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे है ऐसे करके पढ़ा दूंगा, तो आपकी पूरी बजट इकोनॉमिक सर्वे ऐसे ही धीरे धीरे तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा रहेगा। तीसरा समाचार है कि कल 2 फरवरी था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। वो रामसर साइट या वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था जो ईरान के रामसर में हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में वो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड दिवस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो वो और उसके साथ समझेंगे कि उसके उपलक्ष्य में 1 फरवरी को भारत सरकार ने भारत के 4 जो वेटलैंड को जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इन पूरे पहलुओं को हम समझते हैं, एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं। पहले देखिए टैरिफ। कनाडा, मैक्सिको, चाइना, 3 देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है टैरिफ लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने चुनाव अभियान के दौरान भी कहते रहे हैं और उसके बाद भी कहते रहे हैं कि वह आते ही उनका काम रहेगा कि वह अमेरिका पे, वो कनाडा पे और मैक्सिको पर और चीन पे 25%, मतलब कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पे 10% का टैरिफ लगाएंगे। और ये जो टैरिफ है, ये टैरिफ की जो वजह है वो ये है कि ये कनाडा और मैक्सिको द्वारा और चीन द्वारा जो है हमारे यहाँ, उनके यहाँ पे ड्रग्स की तस्करी की जाती है और कनाडा और मैक्सिको के द्वारा उनके यहाँ पे अवैध रूप से जो है प्रवासी भेजे जाते हैं। तो इस तरह से ये अभी उनकी एक जो टैरिफ वार न होके ये उनकी अवैध प्रवासी और जो ड्रग्स है उसको रोकने के लिए इन 3 देशों पर लगाया गया है। इसकी प्रतिक्रिया भी आई है। कनाडा ने बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो 25% का जो है टैरिफ लगाएगा। इसी तरह की बात जो है, टैरिफ की अभी डेट तो नहीं तय, पूरा एग्जैक्ट बात तो नहीं बताया गया, लेकिन मैक्सिको ने भी कहा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि चीन के द्वारा थोड़ी सी नरमी बरती गई है, संयत बरता गया है और उसने कहा है कि इस मुद्दे को वह WTO में ले जाएगा और अगर कुछ करना होगा तो हम टैरिफ लगाएंगे। और लेकिन फेंटिनल वाले बात पे उसने कड़ाई से उसका विरोध किया कि वो चीन का मुद्दा नहीं है, वो अमेरिका का मुद्दा है, हमने उसमें सहयोग किया है। जिसके पीछे वजह आ रही कि बाकी मैक्सिको और कनाडा से अलग चीन की द्वारा इस तरह से नर्म जो रुख अपनाया गया, वो शायद चीन अमेरिका के साथ बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहता है, क्योंकि ये 10% कम है, क्योंकि ट्रंप तो चुनाव के दौरान 60% चीन पे टैक्स लगाने का धमकी दे चुके हैं। तो कहीं चीन चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 पर विरोध करे तो 60 लग जाए, इसलिए वो बातचीत का दरवाजा खुला होकर तकनीकी पहलू या कानूनी पहलू WTO के माध्यम से इसको करने की कोशिश कर रहा है, जिसका ट्रंप पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। और इस क्रिया की EU ने भी विरोध किया। हालांकि EU पे अभी ट्रंप का टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन उसको डर है कि उस पर भी लग सकता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हानिकारक बताते हुए इस तरह की कदमों से बचने की बात EU ने या यूरोपीय संघ ने कहा है। तो आइए जरा देखते हैं परिचय के रूप में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयात पर टैरिफ लगाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक जो साइन किया है वो 1 फरवरी, यानी 1 फरवरी से ही वो शुरू हो गया है और इसमें मैक्सिको और कनाडा के सामानों पर टैरिफ लगाने के आदेश पर जो है उसने हस्ताक्षर कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यदि इन देशों ने जवाबी कार्रवाई की तो इससे पहले लगाए गए शुल्कों में वृद्धि या विस्तार के साथ पूरा किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति का कहना है, जब लगाए थे कि मान लिया हमने लगा दिया 25% टैरिफ, अब उधर वाले ने भी अगर 25% टैरिफ लगा दिया तो हमें जो नुकसान होगा हमारे निर्यात की वजह से, उसकी भरपाई हम उनके आयात पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के, यानी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा के हम उनसे भरपाई करेंगे, ऐसा ट्रंप ने
कहा है। अब अगर आप समझें कि ये राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ योजना क्या है, तो इसमें इन्होंने चीन पे 10% का टैरिफ लगाया है, यानी चीन से जो भी आयातित सभी वस्तुएं हैं, कोई इसमें छूट नहीं है, वो 10% लगा है। और मैक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 25% का कर लगा है, यानी जो चीन से जितनी भी वस्तुएं आयात हो रही है उस पे 10% का कर है। और जो कनाडा है और जो चीन मैक्सिको है उस पे 25% का कर लगाया गया है। इसका सिर्फ एक अपवाद है कि कनाडा से जो अभी ऊर्जा के उत्पाद आ रहे हैं, ऊर्जा संसाधन आ रहे हैं, जिसमें तेल है, प्राकृतिक गैस है, बिजली है, उस पे अभी केवल 10% टैक्स लग रहा है कि ताकि सर्दियों में अमेरिका के ऊपर ज्यादा दबाव न पड़े। बाकी और जो कनाडा से आने वाली सारी वस्तुओं पर 25% का कर है, मैक्सिको पर आने वाले सारी वस्तुओं पर 25% का कर है, और चीन पे आने वाले सारे वस्तुओं पर 10% का कर है। इसके लिए जो है देखा जाए तो अमेरिका हर साल कनाडा, मैक्सिको और चीन से मिलकर लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार इसका होता है। द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका का इन 3 देशों से, ये तीनों बड़े सबसे बड़े भागीदार देश हैं और इनसे 1.6 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है। निश्चित रूप से इन देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसके पीछे अगर उद्देश्य की टैरिफ, आखिर ये ट्रंप ये शुल्क क्यों लगा रहे हैं, तो देखिए अभी जो ये ट्रंप का शुल्क लगाने का है, ये अपने ट्रेड बैलेंस को भले ये सुधार करेगा, लेकिन ये ट्रेड बैलेंस को दूर करने वाली टैरिफ नहीं है। अभी ये टैरिफ का उद्देश्य कुछ दूसरा है। देखिए, अपने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का हवाला देते हुए जो आर्थिक शक्ति अधिनियम है उसके जरिए इन्होंने कहा है और कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य में अवैध आव्रजन और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने पर उन पर लगाया गया है। यानी ये जो ट्रेड इम्बैलेंस वाला पहलू है उसको अभी ट्रंप ने टच नहीं किया है। इसमें जो बल है कि देखिए, इसका उद्देश्य अवैध आव्रजन को रोकने और हमारे देश में जहरीली फेंटानाइल और अन्य दवाओं के प्रवाह को रोकने के लिए जो उनका वादा है उसके लिए करते हैं। और ये ट्रंप द्वारा बार बार जो धमकी दी जा रही थी उसी के अनुरूप किया जा रहा है। हालांकि ट्रंप टैरिफ को काफी उसको सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, लेकिन ये वाला जो टैरिफ लगा है ये अवैध आव्रजन और मादक द्रव्य, ये दोनों मैक्सिको और कनाडा पर दोनों के लिए। और चूंकि अवैध आव्रजन जो है चीन से नहीं हो रहा है, लेकिन मादक द्रव्यों की फेंटनाइल जो है, फेंटनिल या फेंटेनाइल की समस्या वहां पे है, इसके लिए इसको लगाया गया है। देखिए मैं बता दूं, ये फेंटनाइल एक सिंथेटिक ओपियाइड है, या जो आप कह सकते हो अफीम जैसी है, नशे वाली दवाएं होती हैं। वो कैंसर पेशेंटों के लिए जो बहुत एक्सट्रीम पेन में है उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इसका ओवरडोज से कई जान जाती है, मतलब काफी जानलेवा है। और अनुमान तो ये बताते हैं कि अमेरिका में 300 से 400 लोग रोज इस फेंटेनिल से के ओवरडोज से उनकी मृत्यु हो रही है। 1 लाख सवा लाख लोग अमेरिका में हर साल इस फेंटेनिल से जो है फेंटेनिल के ओवरडोज से मरते हैं, जो मैक्सिको और कनाडा से आता है और सारा सप्लाई जो है उसकी चीन से होती है। ठीक है, अब ये जब ट्रंप ने किया है तो इसकी प्रतिक्रिया भी आनी थी। तो कनाडा की प्रतिक्रिया देखा जाए, कनाडा की प्रतिक्रिया टैक्स के रूप में भी आई है और आप कह सकते हो कि कठोर भाषा के रूप में आई है। उन दोनों को समझते हैं तो देखिए, कनाडा के जो अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा कि हम अनिच्छा से घोषणा करते हैं कि कनाडा भी इसी तरह का जवाब देगा, जिससे 155 अरब डॉलर का जो अमेरिकी निर्यात है, अमेरिका जो कनाडा को निर्यात करता था 155 अरब डॉलर का, उस पर भी 25% टैरिफ लग जाएगा। और उसमें तो यहां कहा कि इसमें जो बियर है, शराब है, संतरा का जूस है जो फ्लोरिडा से आता है, जो कहते हैं कि जो ट्रंप का गृह राज्य है, उसमें भी लगेगा। यानी कुल मिलाके जो अमेरिका का 155 अरब डॉलर का निर्यात है वो प्रभावित हो सकता है, ऐसा जस्टिन ट्रूडो ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐतिहासिक अमेरिकी और कनाडा साझेदारी को क्यों खतरे में डाल रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि उनका मानना है, ट्रंप का मानना है कि अब तक जो है ट्रंप की जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में वो कहते हैं कि हमारा और कनाडा और अमेरिकी की साझेदारी रही है। अब जो ये तो चूंकि कार्यवाहक है, इनके बाद जो अगले प्रधानमंत्री बनने वाले में से एक है मार्क कार्नी, उन्होंने शब्द देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की और कहा कि कनाडा एकजुट होगा और एक बुली के खिलाफ खड़ा होगा। यानी उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को राष्ट्रपति ट्रंप को बुली कह दिया और कहा कि उसके खिलाफ वो खड़ा रहेगा। इस बात पर वो बात अपनी कह रहे हैं। अब ये तो हुआ कनाडा की प्रतिक्रिया कि वो 25% टैरिफ लगाएगा और बुली के विरुद्ध खड़ा रहेगा। मैक्सिको की क्या प्रतिक्रिया रही है? तो जो मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाम,
उन्होंने कहा कि मेक्सिको से आने वाले सभी सामानों पर टैरिफ के जवाब में जवाबी टैरिफ लगाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और उनमें बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन अब बातचीत का जवाब अगर कार्रवाई की जा रही है तो जवाबी कार्रवाई भी हमें करना पड़ेगा। और देखा जाए तो अमेरिका अब तक मेक्सिको का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विदेशी बाजार है। 2023 में मेक्सिको को अमेरिका का निर्यात 322 अरब डॉलर रहा, जबकि अमेरिका ने 475 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के मैक्सिकन उत्पादों का आयात किया है। इसमें से ज्यादातर मैं बताऊं कि चीनी कंपनियां, जो चीन पर लगने लगा प्रतिबंध, तो चीनी कंपनियां मेक्सिको में अपना फैक्ट्री लगा दी कि उससे जो एक्स्ट्रा टैरिफ है उससे बचा जा सके। तो कहीं ना कहीं ये 475 अरब डॉलर का अमेरिका आयात करता था और 322 बिलियन डॉलर का निर्यात करता था। तो इनका कहना है कि इस पे टैरिफ लगेगा और इससे प्रभाव हो सकता है। और वहां के वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमेरिका, मेक्सिको और जो कनाडा का जो समझौता है उसका ये घोर उल्लंघन करता है। तो ये इन दोनों की प्रतिक्रिया हुई है, कड़ी प्रतिक्रिया है। चीन की प्रतिक्रिया देखा जाए तो चीन ने निंदा की है उन पे जो आरोप लगा है उसकी भी, और टैरिफ की। टैरिफ के लिए उसने जो है WTO वाला मार्ग चुना है। विश्व व्यापार संगठन में इसको लेकर जो है विरोध करेगा, कि वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेगा। और लेकिन और कह रहा है कि जो है ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहा है कि क्योंकि उसको अभी जो टैरिफ लगा है वो कम है, वो 10% है, और वो इससे व्यापक ट्रेड वार से बचना चाहता है, क्योंकि चीन को पता है कि टैरिफ वार में वो अमेरिका से नहीं जीत सकता, क्योंकि वो एक अपने जिस तरह से चीन है वो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, अमेरिका है दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है। ऐसे में जरूरी है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर का रिश्ता बढ़िया बना रहे, क्योंकि फिर वो सबसे ज्यादा कहां पे वो बेच पाएगा। ऐसे में वो बातचीत का ही रास्ता खुला रखना चाह रहा है और कह रहा है कि हम WTO से मामले को सॉल्व करेंगे। यही चीज चीन ने जो है, जब EU ने उसके जो है इलेक्ट्रिक कारों पर 40-45% का टैक्स लगाया था, तब भी वो WTO का रूट लिया था, जिसका उसको तुरंत कोई अमेरिका पे नुकसान नहीं होने वाला है ना, क्योंकि उसको लगता है कि अभी 10% की ही बात है, अगर हमने कुछ कार्रवाई कर दी तो ट्रंप हो सकता है 60% कर लगा दे, टैरिफ लगा दे, जिसका वो अपने चुनाव अभियान के दौरान बार बार वादा करते रहे हैं। तो ऐसे में वो लग रहा है कि चलो यार 10% ही ठीक है, क्योंकि उतना तो उससे ज्यादा उसको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने की उम्मीद पड़ेगा, लेकिन उतना बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। देखिए, चीन का जो सबसे तीखा विरोध आया है वो फेंटानिल को लेकर है और कह रहा है कि ये अमेरिका की समस्या है, हमने हमारे तरफ से मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए जो किया जाना चाहिए वो किया गया है, और बाकी समस्या अमेरिका की है। अमेरिका के लिए वाकई समस्या है, क्योंकि ये सिंथेटिक ओपियम है। अब जैसे मैंने बताया कि इससे हर साल जो है हजारों लाखों की संख्या में जो है अमेरिकी लोग मर रहे हैं। सोचिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो घटना हुई थी, एक हवाई जहाज आके टकराया था, 4000-5000 लोग मरे थे, और फेंटानिल से हर साल अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग जो है मारे जा रहे हैं ओवरडोज के कारण। और ये इसमें जो भी फेंटानिल का जो रासायनिक वो चीजें आती है वो सबका सब चीन से आती है, और बाकी जो है वो मैक्सिको में भी तैयार होती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चीन ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में ये कार्रवाई इन चीन और इनके लिए है। अब इसमें EU ने भी प्रतिक्रिया दी है, यूरोपीय संघ ने भी कहा है कि वो उसको लेकर जो है उसने कहा कि खेद है, और हम चाहते हैं कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप हमारे ऊपर लगाएंगे तो हम उसका दृढ़ता से जवाब देंगे, और कहते हैं कि भाई EU और अमेरिका का व्यापार संबंधों को महत्वपूर्ण है, क्योंकि EU का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे अगर हम पे कार्रवाई होगी तो हम काम करेंगे, और ये किसी के लिए भी भले की बात नहीं है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये ट्रंप की ये बातें कि ट्रंप पहले लग रहा था जो बात कर रहा है उसको छोड़ देगा, कुछ लोग कहते हैं ये बातचीत के टेबल पे लाने की बात है, लेकिन देखिए जिस तरह से ट्रंप लगा के आगे बढ़ता जा रहा है, दुनिया में एक प्रोटेक्शनिज्म की बात होगी, और ये बात आपको आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी दिखाई देगा। जो वैश्विक स्तर पे चुनौतियां बताई गई है उसमें से पहली चुनौती जो ट्रंप की ये टैरिफ वार है उसके क्रिया प्रतिक्रिया के कारण वो दिखाई देगी, और दूसरी जो चुनौती है वो चीन की जो एक्स्ट्रा जो मैन्युफैक्चरिंग है जिसका वो डंपिंग कर रहा है, वो चुनौती के बारे में है। हालांकि पहली चुनौती दूसरी चुनौती को हल करने में भारत को मदद करेगा, तो वो इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ाना शुरू करेंगे तब उसमें एक एक करके ऐसे लाने को बता देंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा समाचार है वो हमारे बजट में एक घोषणा की गई है वित्त मंत्री द्वारा कि वो परमाणु ऊर्जा, जो भारत सरकार जो है उसका परमाणु ऊर्जा पे एक नए सिरे से बल है,
और उसने परमाणु ऊर्जा मिशन घोषित किया है, तो जिसमें एक नया लक्ष्य, क्योंकि पहले भी तय था लेकिन अब उसको नए सिरे से नया लक्ष्य जो है 2047 तक 100 गीगावाट उसको तय रखा गया है कि परमाणु ऊर्जा से उत्पादित किया जाएगा। इसके लिए जो है हम इसमें परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो कुछ ढील भी हो, निजी क्षेत्र को भी लाने की बात चल रही है। उसके लिए जो कुछ परमाणु ऊर्जा के कानून हैं उसमें भी बदलाव करने की बात है, जिसमें परमाणु ऊर्जा का एक्ट 1967 और सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट जो है 2010 का जो है 2010 का, उसमें भी कुछ चेंज करने की बात वित्त मंत्री ने कही गई है कि जरूरत पड़ने पर वो किया जाएगा ताकि निजी क्षेत्र को भी जगह बनाया जा सके। साथ ही साथ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर या एसएमआर में भी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का जो है वो कोष निर्धारित की गई है और ये भी उसमें तय किया गया है कि अगले 7-8 साल में यानी 2033 तक 8 साल में 2033 तक जो है कम से कम 5 स्वदेशी एसएमआर जो है, जिसे पिछले बजट में बीएसआर बोला था, उसको तैयार किया जा सके और इसमें एक लीड लिया जा सके। तो आइए इस पूरे मुद्दे को ही समझ लेते हैं, क्या कहना है, क्या बातें हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। तो ये भी है और साथ ही साथ इसमें जो इसका है उद्देश्य क्या है 20,000 करोड़ का, 2033 तक कम से कम 5 ऐसे रिएक्टर को चालू करने का लक्ष्य है। 2047 तक और लक्ष्य है कि 2047 तक 100 गीगावाट स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को दोहराना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे वजह है कि देखिए हम अभी जो ऊर्जा की इस बार अगर हम आप ऊर्जा जिस तरह से गर्मी आई, सब कुछ आया, आपने अगर ऊर्जा का देखा होगा, अगर नीति आयोग पर जाके अगर किसी ने भी देखा होगा, मैंने तो देखा था कि प्लांट लोड फैक्टर एक महत्वपूर्ण चीज होती है। सारे के बावजूद अगर कोयले को देखा जाए तो 64-65% प्लांट लोड फैक्टर पे चल रहा था। न्यूक्लियर एनर्जी हमारी 70-75% पे चल रही थी और सोलर और बाकी जो इधर और रिन्यूअल वाले जो थे वो 20-22 प्लांट लोड फैक्टर पे चल रहे थे। यानी हमने 100 गीगावाट का लगाया तो वो 20-22 जो है गीगावाट की बिजली दे रहे थे, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बिजली का संकट पैदा कर रहे थे। और आगे आने वाले समय में हमें ऊर्जा की जरूरतें होंगी, भारत तेजी से विकसित होगा, तो जब तेजी से विकसित होगा तो ज्यादा तेज चलता हुआ आदमी ज्यादा खाता पीता है, तो उसको भूख ज्यादा लगती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से अगर दौड़ने की कोशिश करेगी तो उसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। और ऐसे में हम सोलर और पवन पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या है, अंतरायिकता की समस्या है, उसको लिए हमें एक सिक्योर जो है सोर्स चाहिए। खासतौर से हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चलना चाह रहे हैं, हम भी डाटा सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा की जरूरत होगी। तो ऐसे में हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी और उसमें भी एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए बजट में ये बातें कही गई है। क्या मतलब, देखिए एसएमआर में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करने के लिए सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति अधिनियम के लिए नागरिक दायित्व में भी संशोधन करने का इरादा रखती है। और ये जो परमाणु ऊर्जा का उल्लेख भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा के महत्व को भी आगे बढ़ाता है। अभी हम इसको आगे और डिटेल में बताएंगे। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे 2047 तक जो 100 गीगावाट के परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है, ये आवश्यकता क्या होगी कि कम से कम जो है भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए, ट्रांजिशन के लिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों होगी वो हमने बताया कि जो बाकी के नवीकरण ऊर्जा हैं उनकी स्थिति क्या है कि वो 20-22% पे ऑपरेट होते हैं। और सौर ऊर्जा की समस्या क्या है कि दिन में रहेगा, रात में नहीं रहेगी। अभी सूरज निकलेगा तो रहेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं रहेगा, बादल आ गया तो कम हो गया। जबकि बिजली चाहिए वो लगातार लोगों को चाहिए होता है। पवन ऊर्जा का क्या है, हवा चली तो बढ़िया बिजली आएगी, नहीं चली तो नहीं आई। पन बिजली की क्या है कि बारिश हो गई ठीक है, नहीं हुई तो चलो खत्म हो गई बिजली। तो ऐसे हम अपने ऊर्जा के इस तरह के सोर्स पे हम बहुत ज्यादा निर्भर करेंगे, लेकिन हम बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। हमें उसके सस्टेन सोर्स की भी जरूरत हो जो कि कम से कम 60% कोयले से बेहतर हो। तो कोयला भी 60-65% है, हमें कोयले से हटना है तो उसके लिए हमारे पास ऐसा चाहिए कम से कम कोयले से बेहतर वो प्लांट लोड फैक्टर हो और उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का कोई जवाब नहीं। और एसएमआर तो 90% प्लांट लोड फैक्टर तक चल सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए भारत की जो स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो 7,480 मेगावाट है और जिसमें 23 परमाणु रिएक्टर हैं। और सरकार की योजना है, जो प्लान है कि और भी चलने वाली है, जो 2017 में स्वीकृत किया गया था,
वो 22,800 मेगावाट तक हो जाएगी। अब 22,800 मेगावाट तक मान लिया 31-32 तक होगी और 47 तक हमको चाहिए 100 मेगावाट, यानी कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर मान लिया चलो ठीक है कि 22,000 मेगावाट आ जाएगा। उससे ज्यादा के लिए हर साल काफी मात्रा में 5-6 गीगावाट हर साल बिजली चाहिए हमको न्यूक्लियर। उसके लिए कुछ निजी क्षेत्रों को भी लाने की जरूरत है। और ये परमाणु ऊर्जा हमें क्यों चाहिए? क्योंकि सौर और पवन जैसे नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के विपरीत परमाणु ऊर्जा मांग पर बिजली उत्पादन का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है और मौसम संबंधी रुकावटों के प्रति भी संवेदनशील नहीं है और ग्रीन तो है ही। तो परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र जानना पड़ेगा, क्योंकि 100 गीगावाट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी हमने सोचिए पूरा जब से अब तक जो है 7,000 है, और अगर हमें इसे पाना है तो 2032 से 2047 के लिए 15 वर्षों में 5 गुना विस्तार करना पड़ेगा, जिसके लिए हर साल 5 से 6 गीगावाट यानी जो हमारी अपनी अभी परमाणु ऊर्जा जरूरत है उसको पूरा करना है। उसके लिए आपको निजी क्षेत्र को लाना पड़ेगा, नए तकनीक को लाना पड़ेगा, उसमें एसएमआर तकनीक भी शामिल है। क्योंकि अभी जो हमारा कानून है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए सिर्फ और सिर्फ एनपीसीआईएल या भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम या भाविनी को ही ऑथराइज करता है। हालांकि अभी कुछ सरकार जो है अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी और एनएचपीसी के साथ ये जुड़ाव करके इस पे आगे बढ़ने की काम कर रही है, लेकिन और भी ज्यादा आगे बढ़ने के लिए निजी क्षेत्र को लाना पड़ेगा और निजी क्षेत्र को लाने के लिए कानून में संशोधन करने की जरूरत है। ये बात वित्त मंत्री ने भी कहा कि सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करेगी ताकि परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सुगम बनाया जा सके। एक तो ये है। दूसरी एक समस्या है कि 2010 में हमने एक सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है हमने लिया था, जिसमें यह था कि अभी जो उसके तहत है कि जो भी परमाणु ऊर्जा में कोई दुर्घटना होती है, किसी भी मतलब परमाणु ऊर्जा में अगर कोई दुर्घटना होती है, परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर से कोई दुर्घटना होती है, तो उस दुर्घटना का जो है हर्जाना किसको भरना पड़ेगा। तो अभी उसमें यह है कि 500 करोड़ रुपए तक का जो हर्जाना है वो ऑपरेटर भरेगा, बाकी सरकार भरेगी। और सरकार इसे चेंज करके ज्यादातर ऑपरेटर को डाल रही है कि वो पूरी तरह से ऑपरेटर पे है। तो अभी तो चलो सरकारी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ये जो सिविल लायबिलिटी की भाव आती है, इसके कारण जो निजी कंपनियां हैं वो डर जाती हैं। तो ऐसे में संशोधन करके इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ सुधार करना पड़ेगा ताकि निजी कंपनियों को लाया जा सके। अब इसके साथ थोड़ा सा पीछे अगर हम एक और चीज बता दें कि अभी आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी, अगर आप पीछे जाएंगे, कि अमेरिका के जो पूर्व एनएसए थे, हालांकि जब उस समय आए थे जनवरी में तो वो एनएसए ही थे, वो आए और उन्होंने कहा था कि भारत की जो है कुछ परमाणु कंपनियों को जो है अमेरिका अपने यहां से उसको जो डिलिस्टिंग है, मतलब जो लिस्टिंग है एंटिटी की तरह के रूप में लिस्टेड है, उसको उससे मुक्त करेगा, ताकि ये बोला गया था कि परमाणु के ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके। और उसमें भी मैंने बताया था कि एसएमआर पे पूरा ध्यान है कि वहां की निजी कंपनियां भारत के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ सके। उस दौरान ही मैंने बताया था कि भारत का जो सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट है वो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र को लाने में रोक रहा है और उस दिशा में सरकार ने भी पहल बढ़ा दी है। यानी कि कहीं ना कहीं उधर से और इधर से दोनों तरफ बढ़ा जा रहा है कि हम स्मॉल जो है न्यूक्लियर रिएक्टर की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। तो थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए जो मिशन है, इसमें भारत सरकार 2033 तक 5 छोटे नाभिकीय रिएक्टरों का जो है संचालित करने की इच्छा रख रही है। और पिछले साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने भारत को स्वदेशी एसएमआर अर्थात भारत लघु रिएक्टर बीएसआर बताया था, ठीक है। और इसलिए एसएमआर में अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की बात की है। देखिए भारत जो है छोटे नाभिकीय रिएक्टर में अभी जो इस्तेमाल करता है वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, जो कनाडा बेस्ड है जो है, और वो भी ज्यादातर 230 के आसपास है, क्योंकि जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर की परिभाषा होती है वो 30 से 300 मेगावाट तक की होती है। तो इसमें भारत को है, लेकिन समस्या ये आती है कि हम ज्यादातर जो नाभिकीय रिएक्टर है वो लाइट वाटर रिएक्टर है और भारत का प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। और वो एक समस्या हमारे सामने ये भी है कि जो हमारा रिएक्टर है, हमारे पास यूरेनियम नहीं है, हम थोरियम बेस्ड चलना चाह रहे हैं। और हम उसके लिए हालांकि हमने एक अनिल करके एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल लाइफ एक बनाया है, जो 14 से 19% के बीच तक संवर्धित यूरेनियम और थोरियम के मिश्रण से ही चल सकता है, जिसके कारण जो 3 चरणी वाला थोरियम प्रोग्राम है उससे बचा जा सकता है।
और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में लगभग 10 लाख टन जो है थोरियम के भंडार है, जो कि माना जाता है कि दुनिया में काफी सबसे ज्यादा है, या कुछ एक देशों के पास होगा भी तो भी पर्याप्त है हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए। लेकिन उसमें है कि हमें एसएमआर प्रौद्योगिकी के लिए, रिसर्च आदि के लिए कुछ तकनीकी चाहिए, और ऐसे में अमेरिका या और भी दुनिया के देश हमारे मददगार हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि उसके लिए वो जो कानून है उसमें संशोधन करने की बात चल रही है। ठीक है, अगर एसएमआर के बारे में देखें तो ये देखिए छोटे से रिएक्टर होते हैं, छोटे रिएक्टर हैं जिनकी प्रति इकाई बिजली उत्पादन क्षमता 30,000 से 300 मेगावाट तक होती है, और ये परमाणु ऊर्जा पारंपरिक रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग 1/3 होते हैं। इनकी खास बात होती है कि ये डायनेमिक होते हैं, कहीं भी आसानी से लगाए जा सकते हैं, कहीं और बना के फैक्ट्री में बना के दूसरे जगह असेंबल किया जा सकता है, जैसे इनको लगाने का खर्चा घट जाता है। साथ ही साथ ये छोटे होते हैं तो इनकी प्लांट लोड फैक्टर भी बेहतर हो जाती है, 90% तक के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और अभी जैसे बताया कि 60-70 तो ये 90% तक प्लांट लोड फैक्टर दे सकते हैं, और ये 40 से 60 साल तक ये काम कर सकते हैं। और इनमें आपातकालीन नियोजन क्षेत्र और निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली भी अच्छी होती है, जिससे जो बड़े पैमाने पर नाभिकीय रिएक्टर को लगाने का जो खतरा होता है, उसको न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा होता है, बड़े पैमाने पर जो उसमें कहते हैं उसको ना, उसको जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसके प्रबंधन की समस्या होती है, उन सब चीजों की खर्चा इस पे कम होता है। इसलिए भले लगाने में महंगा हो, कि बिजली उत्पादन महंगा हो, लेकिन इसको लगाने में बड़े नाभिकीय रिएक्टर की अपेक्षा कम खर्चा आता है, जिससे भारत भी आगे हो सकता है, और भारत इसको भविष्य में अपने जो निर्यात है, यानी दुनिया के जो छोटे देश है उसमें भी निर्यात को लेकर एक विकल्प देख रहा है, क्योंकि इस दिशा में हमारा एक प्रमुख प्रतिद्वंदी चीन भी बड़ी तेजी से प्रयास कर रहा है। अभी देखा जाए वैश्विक स्तर पर तो सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर लगातार प्रयास चल रहा है। वैश्विक स्तर पर 2 एसएमआर परियोजनाएं परिचालन में है। एक रूस की एकेडमिक है, वो 35 मेगावाट की 2 मॉड्यूल चल रहा है, और मई 2020 में इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हो गया है। चीन ने भी एक शुरू कर दिया है, हालांकि वो जोड़ा गया है, अभी वो भी ट्रायल ही है। तो ऐसे में ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि निजी क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है। हमने एक बहुत पहले एक बताया था, एक न्यूज था, अभी भी चर्चा कर देते हैं। गूगल अपने जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेंड करने के लिए जो है, जो ऊर्जा चाहिए उसके लिए एसएमआर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता किया है। तो गूगल दुनिया की पहली ऐसी टेक कंपनी या पहली निजी कंपनी है जिसने किसी भी एसएमआर रिएक्टर लगाने के लिए समझौता किया है। तो ये इस दिशा में आगे और भी बढ़ता रहेगा, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो डाटा कूलिंग के लिए जो है छोटे मॉडल रिएक्टर का महत्व होगा। अमेरिकी कंपनियां भी आगे बढ़ना चाहती हैं, भारत भी आगे बढ़ना चाहता है, और इस दिशा में बजट में ये बात ध्यान रखी गई है। ठीक है, अगला जो हमारा समाचार है वो है कि कल 2 फरवरी था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डेज मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में इसी दिन जो है रामसर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, तो उसको लेकर जो है वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, और उसके एक दिन पहले पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत के 4 वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। इन चारों को घोषित करने के बाद भारत में ओवरऑल रामसर साइट जो है वो 89 हो गए हैं, और इस तरह से एशिया में भारत पहला हो गया है, सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला, और पूरे विश्व में तीसरा हो गया है। और जो उन 89 रामसर साइट है उसमें से 20 रामसर साइट के साथ तमिलनाडु नंबर 1 पर हो गया है, क्योंकि उसके 2 रामसर साइट इस 4 में शामिल हैं, और बाकी के जो 2 रामसर साइट है उसमें से एक झारखंड के लिए और एक सिक्किम के लिए जारी किया गया है, और दोनों पहली बार दोनों राज्यों में कोई रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट क्यों हुआ, कैसे महत्व है वेटलैंड का, आइए सब उसको डिटेल में हम चीजों को समझते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि क्या होगा कि धरती पर सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के रूप में आर्द्र भूमियों को जो है बचाया जा सके। इस वर्ष की थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना, और उसी मतलब समझ लीजिए कि उसके उपलक्ष्य में 1 फरवरी 2025 को भारत के आर्द्र भूमि पर वैश्विक समझौते रामसर कन्वेंशन के तहत 4 नए राम स्थलों की घोषणा की है, जिसमें झारखंड में उधवा झील है, तमिलनाडु में तीर्थंगल और सक्करकोटाई है, और सिक्किम में खेचोप लरी है। तो एक झारखंड की है, एक सिक्किम की है, जो कि रामसर साइट के रूप में भारत का पहला स्थल, मतलब इन राज्यों का पहला स्थल है, और तमिलनाडु में 2 किया गया है, जिससे उसकी संख्या 20 हो गई है, और तमिलनाडु भारत में रामसर साइट स्थल वाला सबसे बड़ा जो है राज्य, सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य जो है तमिलनाडु हो गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के लिए देखा जाए तो 1971 में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर जो है ईरान का एक छोटा सा स्थल है जहां पे ये कन्वेंशन हुआ था। उसी कन्वेंशन के बाद ही
इसे जो है रामसर अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड जो कन्वेंशन को जो है रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। भारत भी 1982 में इसका हस्ताक्षर करता रहा है। अब देखें कि आर्द्र भूमियां क्या होती है, तो मोटे तौर पे आर्द्र भूमि वो होती है जो कि कहीं पे भी किसी भी तरीके से कहीं पे ऐसा पानी हो जो लगातार वहां पे जमा रहे, चाहे मैनमेड हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे स्थायी हो, चाहे अस्थायी हो, लेकिन वहां पे पानी ज्यादा जमा रहता है तो वो आर्द्र भूमि कहा जाता है। रामसर आर्द्र कन्वेंशन में भी आर्द्र भूमि की बड़ी व्यापक परिभाषा दी गई है। इसमें दलदली क्षेत्र, दलदली भूमि, पिटलैंड पानी के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्राकृतिक या कृत्रिम हो, स्थायी हो, अस्थायी हो, जिसमें पानी स्थिर हो, बहता हो, ताजा हो, खारा हो, नमकीन हो। समुद्री पानी के क्षेत्र शामिल हैं जिनकी गहराई कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक नहीं होती, उनको भी रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है, मतलब वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। अब जो ये वेटलैंड होते हैं, इनकी अगर हम महत्व के बारे में कि क्यों महत्व है, क्यों इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है, तो देखिए ये जैव विविधता के महत्वपूर्ण भंडार होते हैं, जल संरक्षण में सहायता करते हैं, प्रवासी पक्षियों की बात करते हैं, यहां तक कि अगर देखा जाए तो ये आर्द्र भूमि कार्बन पृथक्करण या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, उसके माध्यम से भी ये जलवायु स्थितियों का विनियमन करते हैं। अर्थात ये वायुमंडल के वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को रोककर मिट्टी में दबाए रखते हैं या अपने पास रखते हैं और वातावरण में नहीं जाने देते हैं, जिसके कारण ये जलवायु परिवर्तन में भी अपनी भूमिका या ग्रीन हाउस उत्सर्जन कार्बन सिंक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ ये जो आर्द्र भूमियां होते हैं ना, ये अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित करके जो एक्सट्रीम जलवायु का प्रभाव है यानी बाढ़ आदि को, उसको भी रोकने का मददगार करते हैं। आर्द्र भूमियों को दुनिया के सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माना जाता है और ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्हें वर्षावन या जो विषुवतीय वर्षावन और जो उसको क्या कहते हैं, मैंग्रोव नहीं, प्रवाल भित्तियां जो है कोरल रीफ, उसके समान ही इनको महत्व माना जाता है। यानी वर्षावन में सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है, प्रवाल भित्तियों को सागर का वर्षावन कहते हैं, उन्हीं के समान वेटलैंड्स को भी मानी जाती है इनकी विभिन्न स्तर पे जो है जैव विविधता को संरक्षित करने की इसकी भूमिका को लेकर। ऐसे में इन्हीं संरक्षण को लेकर आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान में शामिल हुआ था, तब से इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के आर्द्र भूमियों के नुकसान को रोकना है और उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है, रोकना भी है और उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है मानवता के लिए, कि उसको दुष्प्रभाव न हो और उसका मानव द्वारा सदुपयोग किया जा सके। और इसमें जो अगर कोई भी नामित हो जाता है कोई भी देश उसके अपने स्थल को, तो उसके नियम कानूनों को पालन करना पड़ता है। इसके मानदंड क्या है, देखिए 9 मानदंड जो है रामसर कन्वेंशन के तहत स्थापित है, जिसमें से किसी भी एक मानदंड को जो अगर कोई स्थल जो है किसी भी एक मानदंड को जो है लागू कर देगा तो उसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया जा सकता है। देखिए आर्द्र भूमि को रामसर वेटलैंड साइट के रूप में घोषित किया जाता है अगर वह वेटलैंड कन्वेंशन के तहत निर्धारित 9 मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है। पहला मानदंड क्या है, दुर्लभ प्रतिनिधि या अद्वितीय आर्द्र भूमि हो, यानी कुछ दुर्लभतम यूनिक टाइप की अगर वेटलैंड है तो वो पहला हो गया। इसके साथ जो दूसरा है उसमें 8 जैविक विविधताएं होती हैं के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व की साइटों को कवर करता है, यानी जो 8 जैविक विविधताओं वाली जो चीजें हैं उसके लिए कवर करता है। और इनमें से चाहे 8 में से एक ये हो या वो हो, यानी 9 में से कोई भी अगर होगा तो उसे रामसर वेब साइट के रूप में कोई अपना घोषित किया जा सकता है और जैसे ही घोषित करेगा उसको फिर रामसर साइट के मानदंडों के रूप में लागू करना पड़ता है। आर्द्र भूमि के लिए क्या खतरा है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए कई सारे खतरों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रामसर कन्वेंशन के ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2018 के बताता है कि 1970 से लेकर 2015 के बीच वैश्विक आर्द्र भूमि का 35% हिस्सा नष्ट हो गया है। इसको प्रभावित करने वाले जो सबसे प्रमुख कारण है उसमें है कि असस्टेनेबल या अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। 300 वर्षों में दुनिया की 87% आर्द्र भूमियां आवास, उद्योग और कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए खो गई है। आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में वेटलैंड, वो आज वहां पे बड़ी बड़ी क्या बन गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। यहां तक कि जो आईटीओ का क्षेत्र है वो कभी दलदली और वेटलैंड क्षेत्र था। इसलिए देखिए आज जब बाढ़ आता है वहां पानी भरता है, लोग होते हैं तो चिल्लाते हैं क्योंकि अरे भाई आपने तो वेटलैंड को कवर किया है। और ये दिल्ली नहीं, ज्यादातर शहरों की समस्या है कि वेटलैंड को कब्जा किया जाता है। तो ये जो है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये समस्या है। एक दूसरा है प्रदूषण। जैसे कहीं कोई झील तालाब वो दिखता है तो लोगों को लगता है कि हाँ ये अब नापदान बहाने या कचरा बहाने का जरिया है। तो ये अनट्रीटेड जो हम उसमें जल छोड़ देते हैं अपशिष्ट, बिना अपशिष्ट का,
वो 80% बिना उपचार का जल हम उसमें छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यार ये तो ऐसे ही है, पानी रुका है तो इसमें गंदा पानी भी कह दो, जो कहीं ना कहीं उसके जो बायोडाइवर्सिटी उसके इंपॉर्टेंस है उसको कहीं नुकसान पहुंचाता है। कुछ आक्रामक प्रजातियां होती हैं जो वहां पहुंच के अन्य प्रजातियों को समाप्त कर देती हैं। जलवायु परिवर्तन भी, ज्यादा वर्षा या सूखा आदि के कारण भी ये समाप्त होती जा रही हैं। ठीक है, अब जरा देखें कि भारत में जो 4 नए रामसर स्थल हैं उनके बारे में। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2025 को रामसर स्थलों को जोड़ने के लिए 4 घोषणा की गई, जिससे कुल उनकी संख्या बढ़कर 89 हो गई है। इसमें से रामसर स्थलों में तमिलनाडु में सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य और थिरंगल पक्षी अभयारण्य शामिल है। सिक्किम में खेचोपरल्ली वेटलैंड है। ये वेटलैंड वहां पर करीब 1700 मीटर की ऊंचाई पे पूर्वी हिमालय में स्थित है, काफी फेमस है। इसको इच्छा पूर्ति करने वाले झील के रूप में भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा वहां पे मान्यता मिली है। ये ऐसी कहा जाता है कि ऐसी लेक है जो इच्छा पूर्ति करती है, तो इच्छा पूर्ति करने वाली ये चीजें हैं। और ये सिक्किम की पहली लेक है जिसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। इसी तरह से झारखंड की उधवा झील भी पहली लेक है, जो झारखंड की पहली लेक है जिसे वेटलैंड साइट, रामसर साइट के रूप में इसमें रखा गया है। इस जुड़ाव के साथ ही, है ना, देखा जाए तो 20 रामसर स्थलों के साथ तमिलनाडु अब सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला भारतीय राज्य बन गया है। और 89 रामसर स्थिति जो है साइट के साथ भारत एशिया का सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला स्थल हो गया है और दुनिया का तीसरा रामसर साइट वाला स्थल हो गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, पीडीएफ में भी रहेंगे, आप उसको सॉल्व करके, कोई उसमें आंसर भी रहते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कोई और भी प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।